नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया लीगल में। मैं हूँ राजश्री आपके साथ। आज एक अहम विषय पर बातचीत करेंगे। आज उस आशंका से जुड़े संवैधानिक पहलू पर बात करेंगे जो हालिया दिनों में एक मुख्य राजनीतिक नैरेटिव बना रहा। जी हाँ, हमारा इशारा संविधान संशोधन से जुड़े मसले की ओर है। इस बात का डर लगातार जताया जा रहा है कि संविधान में संशोधन करके हमारे हकों को छीना जाएगा। इस संदर्भ में हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये वाकई संभव है? क्या सरकारें हमारे बुनियादी हक हमसे छीन सकती हैं? क्या संविधान का बेजा संशोधन हो सकता है? क्या इस फ्रंट पर न्यायपालिका के हाथ बंधे हुए हैं? दरअसल ऐसी कोशिश इतिहास में पहले भी हुई है, जब सरकार ने नागरिकों के बुनियादी हकों का हनन करने की कोशिश की और न्यायपालिका इसके लिए उठ खड़ी हुई। हम आपको संविधान की शुचिता के लिए न्यायपालिका द्वारा लड़ी गई जंग की कहानी बयान करेंगे। इसके अलावा देश में लोकतंत्र और उदारवादी मूल्यों को मजबूत करने में न्यायपालिका ने बेहद महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, इस बात पर किसी को शक नहीं। आज अगर हम ये कहें कि न्यायपालिका ने संविधान की आत्मा को बरकरार रखने में अग्रणी भूमिका निभाई है तो ये गलत नहीं होगा। गणतंत्र के सफरनामे पर नजर डालें तो न्यायपालिका के कई रूप सामने आते हैं। स्वतंत्रता के बाद शुरुआती वर्षों में उच्चतर न्यायालयों ने विधायी अध्यादेशों या कानून और संविधान के बुनियादी मूल्यों में जब जब टकराव की स्थिति बनी तो न्यायिक समीक्षा के जरिए संविधान की आत्मा को संरक्षित किया गया और न्याय की पहुंच को दूर तक बढ़ाया गया। शुरुआती दौर में कई केसों में निजी स्वतंत्रता की क्षति भी हुई। इन सब में एक अवधारणा जो अहम रहा वो था संविधान की बुनियादी संरचना या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की मौलिक संरचना की परिभाषा सरल शब्दों में ये है कि भारतीय संविधान के कुछ बुनियादी तत्व हैं जिन्हें संसदीय संशोधनों द्वारा नहीं बदला जा सकता। ये सिद्धांत भारतीय संविधान की आत्मा की रक्षा करने के लिए हैं ताकि संविधान की बुनियादी पहचान और उसके मौलिक तत्व स्थायी रूप से बने रहें। इस सिद्धांत की उत्पत्ति 1973 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक केस केशवानंद भारती बनाम राज्य केरल मामले में हुई थी। संविधान की मौलिक संरचना की सिद्धांत की उत्पत्ति के साथ ही सरकार और न्यायपालिका के बीच एक गंभीर टकराव शुरू हुआ। ये टकराव मुख्यतः संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक समीक्षा के अधिकार के मुद्दे पर केंद्रित रहा था। लेकिन वैसे केशवानंद भारती केस से पहले 1951 में शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति में मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति भी शामिल है। सज्जन कुमार केस में न्यायपालिका के न्यायिक विवेचना की शक्ति पर अंकुश लगाई गई। कुछ ऐसे केसों के बाद न्यायपालिका और ज्यादा सजग हुई और उसने उथल पुथल और राजनीति से भरे दूसरे चरण की शुरुआत गोलकनाथ फैसले के साथ हो गई और इसमें न्यायपालिका का विजिलेंस जो है वो दिखा। सर्वोच्च न्यायालय ने 17वें संशोधन या जमीन अधिग्रहण की वैधानिकता पर फिर से विचार किया और अपने फैसले से उस संशोधन को गैर कानूनी ठहराया। इस तरह न्यायपालिका ने शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह मामलों के निर्णय को पलट दिया, जहां उसने संसद के साथ संघर्ष से परहेज किया था। न्यायालय ने फैसला दिया था कि संशोधन करने की संसद की शक्ति मौलिक अधिकारों की जांच पड़ताल के अधीन थी। फिर ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस, जिसमें न्यायपालिका ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन या बुनियादी संरचना ढांचे को प्रतिपादित किया और संविधान की हिफाजत की विधिवत नींव रखी गई। न्यायालय में ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस के फैसले में संविधान में बुनियादी फेरबदल की संसद की संप्रभु शक्ति पर भी पाबंदी लगा दी गई। इस तरह से धीरे धीरे न्यायपालिका ने जनहित याचिका के रचनात्मक इस्तेमाल के द्वारा मौलिक अधिकारों की विस्तृत व्याख्या के जरिए न्यायिक सक्रियता के एक नए युग की शुरुआत की। न्यायिक सक्रियता या जुडिशियल एक्टिविज्म से सरकार से टकराव भी वैसे बढ़ा, लेकिन न्यायपालिका अपने कार्य में अडिग रही और इस दौरान मानवाधिकार उल्लंघन, महिलाओं के अधिकार, बाल अधिकार, पर्यावरण, प्रदूषण, शासन प्रशासन के तमाम मसले में नागरिकों के बुनियादी हक की रक्षा की गई और न्याय की पहुंच को
और ज़्यादा लोगों तक उसकी पहुंच और बढ़ाया गया। वहीं जब 2014 में सरकार ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के जरिए न्यायिक नियुक्तियों को अपने कब्जे में करने की कोशिश करती दिखी, तो न्यायपालिका ने खुद को न्यायाधीशों को नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की और कॉलेजियम सिस्टम की नींव रखी। सर्वोच्च न्यायालय ने 1998 में तीसरे न्यायाधीश के मामले में एक कॉलेजियम सिस्टम बनाने की बात कही थी। यहाँ भी बुनियादी संरचना पर अदालत ने भरोसा किया। कुछ इस तरह से न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका के हस्तक्षेप से इसे दूर रखकर इसकी स्वायत्तता बरकरार रखी गई। धीरे धीरे न्यायपालिका ने जनहित याचिका के रचनात्मक इस्तेमाल से मौलिक अधिकारों की विस्तृत व्याख्या के जरिए न्यायिक सक्रियता के एक युग की शुरुआत हुई, जिसका आधार बुनियादी संरचना की अवधारणा रही। आज के दौर में संविधान की विवेचना के लिए फिर से संवैधानिक बेंचों का गठन हुआ है। साथ में जजों की नियुक्ति पर भी सरकार और न्यायपालिका में एक खास तरह की तनातनी बढ़ी हुई दिखती है। वहीं संविधान में बदलाव का डर लगातार लोगों द्वारा और अन्य दलों द्वारा, तमाम नेताओं के द्वारा अलग अलग हलकों में जताया जा रहा है। साथ में कई गंभीर संवैधानिक मसलों पर भी न्यायपालिका अपने विचार रख रही है या उस पर विचार कर रही है। मसलन पूजा स्थल कानून, मुस्लिम विवाह अधिनियम, सबरीमला समेत तमाम धार्मिक मसले आदि, ये ऐसे मसले हैं जिनके फैसले संविधान के स्वरूप को बदल सकते हैं। आज इंडिया लीगल में संविधान के बुनियादी संरचना को समझने की कोशिश करेंगे और जिसकी बदौलत संविधान की आत्मा बरकरार रखी गई और अनावश्यक कार्यपालिका हस्तक्षेप से इसे बचा कर रखा गया। हम समझेंगे कि बुनियादी संरचना से कितना संरक्षित होगा हमारा संविधान। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंडिया लीगल, कितना सुरक्षित हमारा संविधान। तो 1951 में एक ऐसा केस आया जिसने संविधान में कार्यपालिका की हस्तक्षेप की आशंका को तूल दिया। मामला था शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार। पहला संविधान संशोधन जिसमें अन्य मुद्दों के अलावा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंधों के दायरे का भी विस्तार किया गया। इन प्रतिबंधों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति में मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की क्षमता भी शामिल है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि संसद की घटक शक्ति पर कोई सीमा नहीं रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 13 में कानून शब्द में केवल सामान्य कानून शामिल है, न कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम। इस प्रकार संसद संवैधानिक संशोधन अधिनियम बनाकर किसी भी मौलिक अधिकार को छीन या कम कर सकती है। यानी कि इस फैसले के साथ साथ ही संसद को ज्यादा अधिकार दिए गए। क्या हुआ था, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत में कई फैसलों के माध्यम से मूल संरचना का सिद्धांत विकसित हुआ है। ऐसा ही एक मामला शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ का था। ये मामला स्वतंत्र भारत में संप्रभुता के लिए न्यायपालिका के बीच चल रहे संघर्ष का परिणाम था। इस मामले के तहत ये सवाल उठाया गया था कि संसद द्वारा अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है या नहीं। इसमें संविधान के पहले संशोधन 1951 की वैधता को भी चुनौती दी गई थी, जिसने अनुच्छेद 31 के तहत संपत्ति के मौलिक अधिकार को सीमित कर दिया था। इससे बड़ी बात ये थी कि अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों को कम करने वाले कानून को प्रतिबंधित करता है। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ केस के तथ्य। पूरे भारत में व्याप्त जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए कुछ राज्य परिषदों ने जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पारित किया। विशेष रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कृषि परिवर्तन के लिए कुछ कदम उठाए। अधिनियम के तहत अमीर जमींदारों के पास मौजूद जमीन की बहुत बड़ी संपत्तियों को निवासियों के बीच पुनः वितरित किया जाना था। कुछ जमींदारों ने कानून को अवैध और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला पाया। उदाहरण के लिए संविधान के भाग 3 द्वारा उन्हें दिया गया संपत्ति अधिकार का हनन पाया गया। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि बिहार में पारित अधिनियम गैर कानूनी था। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय और मध्य प्रदेश में नागपुर उच्च न्यायालय ने राज्यों में अधिनियम की वैधता को बनाए रखा।
इन अदालतों में कुछ अन्य जमींदारों द्वारा किए गए याचिकाओं के आधार पर कार्रवाई की जा रही थी। इसी बीच सभी मुकदमों को समाप्त करने के लिए संसद ने संविधान में संशोधन करने के लिए एक विधेयक पेश किया। विभिन्न संशोधनों से गुजरने के बाद विधेयक संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के रूप में आवश्यक बहुमत द्वारा पारित किया गया। संशोधन अधिनियम जमींदारी उन्मूलन कानून को मंजूरी देने और संपत्ति के मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित करता था। कानून में संविधान में नए अनुच्छेद 31A और 31B को शामिल किया गया। प्रतिक्रिया स्वरूप जमींदारों ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिकाएं दायर की। संशोधन अधिनियम पर विचार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की, जिसमें कानून को अवैध बताया गया। शंकरी प्रसाद केस में वकीलों के तर्क। शंकरी प्रसाद बनाम UOI मामले में वकील ने तर्क दिया कि संसद के केवल 2 सदनों को ही संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, इसीलिए अंतरिम संसद को इस अधिकार का प्रयोग करने का कानूनी अधिकार नहीं है। शंकरी प्रसाद मामले में वकील ने दावा किया कि भूमि से संबंधित मामले 7वीं अनुसूची की सूची 2 के अंतर्गत आते हैं, जो राज्य विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसीलिए संसद के पास भूमि मामलों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार नहीं है। शंकरी प्रसाद मामले में उत्तरदाताओं ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता का तर्क गलत है, जिसमें कहा गया कि अनुच्छेद 368 को एक आत्मनिर्भर प्रावधान नहीं माना जाना चाहिए। शंकरी प्रसाद मामले में वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के इस तर्क को स्वीकार करना कि अनुच्छेद 368 में 2 सदनों का संदर्भ उसे अस्थायी संसद पर लागू नहीं होने देता, अनुच्छेद 379 के मूल उद्देश्य को कमजोर कर सकता है। तमाम तर्कों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ केस का फैसला। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान में संशोधन करने की पूर्ण शक्ति संसद को प्रदान की। अनुच्छेद 13 में कानून शब्द का अर्थ साधारण विधायी शक्ति के प्रयोग में बनाए गए नियम या विनियम है, न कि अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक शक्ति के प्रयोग में किए गए संविधान संशोधन। संसद के मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति थी। मूल संविधान के अनुच्छेद 13 में कहा गया कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो भाग 3 में नागरिकों को दिए गए अधिकारों को छीनता या कम करता हो। इस अनुच्छेद के उल्लंघन में बनाया गया ऐसा कोई भी कानून उल्लंघन की सीमा तक शून्य माना जाएगा। इसीलिए संसद संविधान में इस तरह से संशोधन नहीं कर सकती जिससे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हो। इस अवधारणा का परीक्षण शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया था। मामले में अनुच्छेद 31A और 31B में संशोधन जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीनता है, अनुच्छेद 13 द्वारा अनुमत नहीं है। राज्य जिसमें संसद शामिल है और कानून में संविधान संशोधन शामिल है। अनुच्छेद 13 में वर्णित कानून विधायी शक्तियों के अंतर्गत बनाया गया सामान्य कानून है। संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। सर्वोच्च न्यायालय ने सामंजस्यपूर्ण निर्माण के सिद्धांत को लागू किया क्योंकि अनुच्छेद 368 और अनुच्छेद 13 के बीच टकराव है। संविधान के प्रावधानों की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए कि वह एक दूसरे के साथ टकराव न करें और उनके बीच सामंजस्य होना चाहिए। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की क्षमता में मौलिक अधिकारों और कानून को संशोधित करने की क्षमता भी शामिल है। अनुच्छेद 13(2) में केवल प्रशासनिक शक्तियों के प्रयोग में बनाया गया सामान्य कानून शामिल है। संविधान के तहत किए गए संशोधन को शामिल नहीं किया गया है। एक संविधान संशोधन महत्वपूर्ण होता है चाहे वे किसी भी महत्वपूर्ण अधिकार को सीमित करे या छीन ले। अनुच्छेद 368 और अनुच्छेद 13 के बीच विवाद को सुलझाने के लिए न्यायालय ने सामंजस्य के बीच मानक को लागू किया। संविधान की व्यवस्थाओं को इस तरह से समझा जाना चाहिए कि ठहराव न हो बल्कि सामंजस्य हो। न्यायालय के प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 की वैधता को बरकरार रखा।
कोर्ट ने याचिकाओं को जुर्माना सहित माफ कर दिया गया। हालांकि शंकरी प्रसाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों सहित संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। न्यायालय ने माना कि संसद की संशोधन शक्ति बहुत व्यापक है और इसका इस्तेमाल मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से को बदलने के लिए किया जा सकता है। शंकरी प्रसाद मामले ने ये सिद्धांत स्थापित किया कि संसद के पास संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार है। संविधान को पवित्र दस्तावेज माना जाता है जो अपने नागरिकों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को बताता है। ये मूल कानूनी सिद्धांत है जो देश के कानून को नियंत्रित करता है। इस सदाबहार दस्तावेज को तैयार करते समय संविधान निर्माताओं के पास एक दूरदृष्टि थी, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कानूनी दस्तावेज फलता फूलता रहे और आगे बढ़ता रहे। इसे संरक्षित और सुरक्षित रखना महत्वपूर्ण हो जाता है। शंकरी प्रसाद में पहले संविधान संशोधन को चुनौती देने वाले मुद्दे संविधान में संशोधन करने के लिए विधायिका की शक्ति और सीमा के बारे में चिंताएं पैदा की, लेकिन बाद में केसों ने इन चिंताओं को दूर किया। ब्यूरो रिपोर्ट। गौर करने की बात यह है कि कई बुनियादी संरचना के मसले जमीन मामलों में सुनवाई से उभरे। शंकरी प्रसाद मामले में भी यही दिखा, जहां पूरे भारत में मौजूद जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ राज्य विधानसभाओं ने जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पारित किया था, जिससे चुनौती दी गई थी और जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था। गौरतलब है कि 1 साल पहले ही हमारा संविधान लागू हुआ था और उसके बाद इसमें किस तरह से लोग देख रहे थे, न्यायपालिका इस पर कैसे नजर बनाई हुई थी, आप इस फैसले के साथ इसको समझ सकते हैं। आगे चलकर 1965 में एक और केस आया, नाम था सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य। इस केस में 17वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई। 17वां संशोधन अधिनियम 20 जून 1964 को लागू हुआ और इसमें अनुच्छेद 31A और संविधान की 9वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। इसके अलावा भूमि मामलों में निपटने वाले 44 राज्य कानून जोड़े गए। विभिन्न राज्यों के भूमि कानूनों को शामिल करने के लिए 9वीं अनुसूची को विस्तृत किया गया। लक्ष्य था संवैधानिक सिद्धांतों के साथ तालमेल बनाना। इस दौरान नेहरू प्रधानमंत्री थे और केस में सुप्रीम कोर्ट में शंकरी प्रसाद मामले में अपने फैसले पर अपनी मुहर लगा चुकी थी। कोर्ट ने ये माना कि संवैधानिक संशोधन न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं थे, भले ही वो मौलिक अधिकारों को प्रभावित करते हों। कोर्ट ने यह भी माना कि मौलिक अधिकारों का संशोधन किया जा सकता है। 1964 में सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य केस लाया गया। दरअसल राजस्थान सरकार ने भूमि सुधार अधिनियम पारित किया और बाद में संसद ने भी 17वां संशोधन अधिनियम पारित किया। संशोधन अधिनियम में अनुच्छेद 31A के अंतर्गत विधिक शब्द संपत्ति का विस्तार किया गया। अनुच्छेद 31A के अंतर्गत किए गए इस संशोधन के माध्यम से भूमि अधिग्रहण करने की शक्ति में वृद्धि की गई और बाद में इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया ताकि इसे किसी भी न्यायालय में चुनौती न दी जा सके। याचिकाकर्ता सज्जन सिंह जो रतलाम नामक रियासत के शासक थे, जिसे बाद में भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। भारत सरकार और सज्जन सिंह के बीच एक समझौता हुआ था जिसके अंतर्गत उन्हें कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे, लेकिन 17वां संशोधन अधिनियम 1964 लागू होने के बाद भूमि धारण करने के अधिकार के संबंध में भी परिवर्तन किए गए। याचिकाकर्ता ने अधिनियम को चुनौती दी और तर्क दिया कि ये भारतीय संविधान के अनुसार उन्हें दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। ऐसे में ये असंवैधानिक और अवैध है। इसी चिंता के संबंध में अनेक भूस्वामियों ने अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर की थीं। अगर हम सज्जन सिंह के मामले की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखें तो ये सब 1950 के AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य केस के मामले से शुरू हुआ, जिसे निवारक निरोध या प्रिवेंटिव डिटेंशन मामले के रूप में जाना जाता है। एक मील का पत्थर मामला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 की व्याख्या की गई। यहाँ कई आधारों पर नजरबंदी को चुनौती दी और तर्क दिया कि संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। विवाद इस बात से संबंधित था कि क्या संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार है। विवाद को
सुलझाते हुए मूल ढांचे के सिद्धांत को सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों के माध्यम से विकसित किया जो भविष्य के लिए मिसाइल कायम करते हैं। सज्जन कुमार केस में कुछ बुनियादी मसलों को उठाया गया। सज्जन कुमार केस के बुनियादी मसले: क्या 17वां संशोधन अधिनियम संवैधानिक रूप से अवैध है? क्या अनुच्छेद 368 के अंतर्गत मौलिक अधिकार में किया गया संशोधन कानून शब्द के अंतर्गत अनुच्छेद 13(2) के दायरे में आता है? क्या अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद को संविधान के भाग 111 में निहित मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति है? अब आइए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि अदालत ने हर मसले पर क्या निर्णय दिया। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य यानी कि 1964 में मुद्दावार निर्णय। 17वें संविधान संशोधन अधिनियम की वैधता। सर्वोच्च न्यायालय ने 3-2 के बहुमत से माना कि 17वां संशोधन अधिनियम संवैधानिक रूप से वैध है। विवादित अधिनियम की वैधता की जांच करने के लिए न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 368 में निहित शक्तियों के वास्तविक दायरे को निर्धारित करना आवश्यक समझा। कोर्ट ने कहा कि अगर संसद अनुच्छेद 226 में संशोधन करने का इरादा रखती है तो निर्धारित आवश्यकता का पालन किया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद की शक्तियों के वास्तविक दायरे पर विचार करते हुए 17वें संविधान संशोधन अधिनियम की वैधता को बरकरार रखा, जिसका उद्देश्य भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची के दायरे में आने वाली भूमि अधिग्रहण और संपदाओं की संवैधानिक वैधता सुनिश्चित करना था। अनुच्छेद 368 के अनुसार मौलिक अधिकारों में किए गए संशोधन कानून शब्द के अंतर्गत अनुच्छेद 13(2) के दायरे में आते हैं। अनुच्छेद 13 में दिए गए कानून शब्द पर विचार करते हुए कहा गया कि इसमें अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संवैधानिक संशोधन शामिल नहीं हैं। न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 13 में दिए गए कानून शब्द की कोई पूर्ण या स्पष्ट परिभाषा नहीं है, लेकिन इसमें अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संवैधानिक संशोधन शामिल नहीं होंगे। न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 13 में दिए गए कानून शब्द की व्याख्या करते समय शब्द की व्याख्या करना अत्यधिक सावधानी का विषय है। अनुच्छेद 368 के अनुसार मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की संसद की शक्ति। न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 31A और 31B को जोड़कर संसद का एकमात्र उद्देश्य राज्य विधानमंडलों को उनकी आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देने में सहायता करना है। इसी उद्देश्य से 1952 में दूसरा संशोधन भी पारित किया गया था। संसद ने कृषि सुधारों को लागू करने पर ध्यान केंद्रित किया, जो गांवों में रहने वाले लोगों की मदद कर सकते हैं जिनकी वित्तीय क्षमताएं ऐसे सुधारों से जुड़ी हैं। न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में संसद का एकमात्र उद्देश्य सामाजिक आर्थिक नीतियों के रास्ते में आने वाली किसी भी संभावित बाधा को दूर करना था। साथ ही ये विवादित अधिनियम अनुच्छेद 226 में निर्धारित प्रावधानों को प्रभावित या परिवर्तित नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की इस दलील से असहमति जताया कि 17वां संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 226 के तहत दिए जा रहे उच्च न्यायालय के अधिकारों का उल्लंघन करता है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार का मुख्य उद्देश्य मामले पर राज्य के कार्यों को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालकर न्यायिक समीक्षा से बचाना है। कोर्ट ने आगे स्पष्ट किया कि संविधान संशोधन कानून शब्द के अनुच्छेद 13 के दायरे में नहीं आता है। नतीजतन अनुच्छेद 368 के अनुसार ऐसे संशोधन मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में सक्षम है। इस फैसले की आज भी आलोचना की जाती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा नहीं की। ये ध्यान में रखना चाहिए कि न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला और न्यायमूर्ति मुधोलकर ने असहमति पूर्ण राय दी थी। न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला ने बहुमत की राय को स्वीकार नहीं किया और कहा कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का अभिन्न अंग है और वे संविधान संशोधन के लिए उत्तरदायी नहीं हैं, क्योंकि वे मनुष्यों के मूल अधिकार हैं और संसद उन पर निर्णय नहीं ले सकती। दूसरी ओर न्यायमूर्ति मुधोलकर ने कहा कि मौलिक अधिकार संविधान के मूल तत्व हैं और उनमें संशोधन नहीं किया जा सकता। सज्जन सिंह के मामले में दिए गए फैसले को गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में खारिज कर दिया गया था, जिसमें यह माना गया था कि अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद का मौलिक अधिकारों में संवैधानिक संशोधन करने की कोई शक्ति नहीं है।
उधर सज्जन कुमार फैसले की आज भी आलोचना की जाती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा नहीं की थी। न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला और न्यायमूर्ति मधोलकर ने असहमतिपूर्ण राय दी थी। न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला ने इस पूरे मामले पर बहुमत की राय को स्वीकार नहीं किया था और कहा था कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का अभिन्न अंग है और संवैधानिक संशोधन के अधीन नहीं है क्योंकि वे मूल अधिकार हैं और संसद उन पर निर्णय नहीं ले सकती। वहीं जस्टिस मुधोलकर ने कहा कि मौलिक अधिकार संविधान के मूल तत्व हैं और इनमें संशोधन नहीं किया जा सकता। यहीं से मूल तत्व या बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा की बुनियाद पड़ी, जिससे बाद में केशवानंद भारती केस में विस्तार से परिभाषित किया गया, वो भी उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। अगर हम इस बीच एक और मामला आया, सज्जन सिंह के मामले में दिए गए फैसले को 1976 के गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस में इसे रद्द किया गया। अदालत ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट के 11 जजों की बेंच ने 6-5 के मत से यह फैसला सुनाया। संसद को संविधान के मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार नहीं है। इस निर्णय में यह कहा गया कि मौलिक अधिकार संविधान का अभिन्न हिस्सा हैं और संसद इन्हें संशोधित नहीं कर सकती। ये वही फैसला था जिसे जस्टिस हिदायतुल्ला एक तरह से सबके सामने रख चुके थे या जस्टिस मधुलकर सबके सामने रख चुके थे। इस बीच न्यायालय ने यह भी माना कि संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के तहत एक कानून है और इसलिए ये संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता है। गोलकनाथ केस संविधान के न्यायिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ये केस संविधान की व्याख्या और संविधान के बुनियादी ढांचे के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है। पंजाब के जालंधर में हेनरी और विलियम गोलकनाथ 2 भाई थे। इनके पास लगभग 500 एकड़ कृषि भूमि थी। गोलकनाथ बंधुओं को बताया गया कि नए पंजाब सुरक्षा और भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत उन्हें केवल 30 एकड़ भूमि ही दी जा सकती है और भूमि का एक हिस्सा काश्तकारों को आवंटित किया जाएगा, जबकि शेष भूमि को अतिरिक्त माना जाएगा और सरकार द्वारा उस पर कब्जा कर लिया जाएगा। गोलकनाथ परिवार ने पंजाब सरकार की कार्यवाही का विरोध किया और अंततः मामला 1965 में सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा। दरअसल भारत में जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए सरकार ने अनुच्छेद 31 खंड बी बनाया, जिसमें कहा गया कि भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में सूचीबद्ध कोई भी संशोधन या अधिनियम कभी भी न्यायिक जांच के योग्य नहीं होगा। उन अधिनियमों को रद्द या वापस नहीं किया जा सकता, भले ही वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों में कटौती करते हों। अनुच्छेद 368 संसद को संविधान के किसी भी हिस्से में नए प्रावधान जोड़ने या मौजूदा प्रावधानों को निरस्त या संशोधित करने के माध्यम से संशोधन करने की संवैधानिक शक्ति देता है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो अदालत में याचिकाकर्ता ने तर्क दिया। संविधान के स्थायित्व के बारे में याचिकाकर्ता के प्राथमिक दावे थे कि किसी को भी संविधान में संशोधन करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। याचिकाकर्ता का तर्क था कि संशोधन शब्द का मतलब केवल छोटे समायोजनों से है जो संविधान के आवश्यक ढांचे को पूर्णतः अनुरूप है और किसी नई अवधारणा से संबंधित नहीं है। इसके अलावा याचिकाकर्ता ने दावा किया कि मौलिक अधिकार अपरिवर्तनीय है क्योंकि संशोधन भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत जनता विरुद्ध है, इसलिए सरकार को उन्हें रद्द कर देना चाहिए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के पास उस समय इतिहास की सबसे बड़ी बेंच थी। फैसला 6-5 के अनुपात में याचिकाकर्ताओं के पक्ष में रहा। जस्टिस शाह, SM सीकरी, JM शेलट और CA वैद्यलिंगम और बेंच के अन्य न्यायाधीशों के साथ बहुमत की राय लिखी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सुब्बा राव के साथ अपनी सहमति के परिणाम स्वरूप न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला ने अलग राय प्रस्तुत की।
न्यायमूर्ति R.S. बछावत और V. रामास्वामी ने बहुमत की राय लिखी, जबकि न्यायमूर्ति K.N. वांचू, विशिष्ट भार्गव और G.K. मित्तल ने अल्पमत की राय लिखी। न्यायमूर्ति R.S. बछावत और V. रामास्वामी ने अल्पमत की राय लिखी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि संसद किसी भी मौलिक अधिकार को छीन या कम नहीं कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि निर्देशक सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। संविधान का मूलभूत ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर एक पवित्र चीज है। परिणाम स्वरूप बहुमत ने सज्जन सिंह और शंकरी प्रसाद के फैसले को खारिज कर दिया। इस निर्णय का समर्थन करने वाले अधिकांश व्यक्तियों का मानना था कि सरकार को ऐसे किसी भी अधिकार या शक्ति से वंचित कर दिया जाना चाहिए जो उसे संविधान में परिवर्तन करने की अनुमति दे। बोलने वाले अधिकांश लोग इस बात पर सहमत थे कि बुनियादी अधिकार संविधान का एक महत्वपूर्ण और अनिवार्य पहलू है और उसके बिना संविधान आत्मा के बिना शरीर की तरह होगा। गोलकनाथ का मुकदमा भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस मामले का निष्कर्ष एक असुविधाजनक क्षण पर आया। यह देश के इतिहास के सबसे काले दशक के दौरान हुआ। इस निर्णय के साथ संसद की तानाशाही समाप्त हो गई। बहुमत वाली अदालत को चिंता थी कि इस निर्णय के परिणाम स्वरूप संविधान कमजोर हो सकता है। इस फैसले ने विधायिका को नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करने से रोक दिया, जिससे विधायिका के अधिकार क्षेत्र को सीमित करने वाले कानून पारित हो गए। यह मुकदमा बुनियादी मानवाधिकारों को संरक्षित करने पर केंद्रित था, जिसे कोई भी सरकार नहीं छीन सकती। यह स्थापित करके कि सांसदों को कानून से छूट नहीं है, गोलकनाथ मामले ने कानून के शासन को बरकरार रखा। गोलकनाथ केस का भारतीय संविधान और न्यायिक प्रणाली पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस फैसले ने संसद की शक्ति को सीमित कर दिया और मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान की। इसके परिणाम भारतीय लोकतंत्र में न्यायिक समीक्षा की भूमिका और मजबूत हुई। गोलकनाथ केस में ये स्पष्ट नहीं किया गया कि संविधान का बुनियादी ढांचा आखिर क्या है, लेकिन इसने इस सिद्धांत की नींव जरूर रखी कि संविधान के कुछ हिस्से इतने महत्वपूर्ण हैं कि उन्हें छेड़ा नहीं जा सकता, उन्हें संशोधित नहीं किया जा सकता। इस सिद्धांत को और स्पष्टता के साथ 1973 में केशवानंद भारती केस में विकसित किया गया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि संविधान के बुनियादी ढांचे को संसद द्वारा संशोधित बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, उसे किसी तरह से छेड़ा नहीं जा सकता। और आखिर बुनियादी ढांचा क्या है, यहाँ पर थोड़ी स्पष्टता सामने आई। किस तरह से, देखिए इस रिपोर्ट में। उन्नीस के गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने संसद को मौलिक अधिकारों को संशोधित करने से रोक दिया था। इसके बाद संसद ने 24वां संशोधन पेश किया। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य संसद को संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने का अधिकार देना था, जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल थे। 24वां संशोधन संविधान के अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन करता है। गौर करने वाली बात है कि संशोधन में कहा गया कि अनुच्छेद 13(4) के तहत स्पष्ट किया गया कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। अनुच्छेद 368(1) में संशोधन कर संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह संविधान के किसी भी भाग को संशोधित कर सके। दरअसल केरल के एक धार्मिक मठ के प्रमुख स्वामी केशवानंद भारती ने केरल सरकार के भूमि सुधार कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। ये मामला भारतीय संविधान के संशोधन के दायरे और सीमाओं पर केंद्रित था। केशवानंद भारती मामले में केरल के एडनीर मठ ने केरल भूमि सुधार अधिनियम को चुनौती दी थी, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा रखी जा सकने वाली भूमि की सीमा तय की गई थी। न्यायालय से ये तय करने के लिए कहा गया था कि क्या संसद के पास संविधान में संशोधन करने की असीमित शक्तियां हैं या संविधान की कुछ ऐसी मूलभूत विशेषताएं हैं जिन्हें संशोधित नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय के 13 न्यायाधीशों की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की।
जो भारतीय न्यायिक इतिहास की सबसे बड़ी बेंच थी। 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट ने 7-6 के बहुमत से निर्णय दिया कि संसद संविधान के किसी भी भाग को संशोधित कर सकती है, लेकिन संविधान के बुनियादी ढांचे को नहीं बदल सकती। इस फैसले में ये सिद्धांत स्थापित हुआ कि संविधान के कुछ तत्व इतने महत्वपूर्ण हैं कि उन्हें संशोधित नहीं किया जा सकता। इसे बुनियादी ढांचा सिद्धांत कहा जाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी ढांचे के सभी तत्वों की विस्तृत सूची नहीं दी, लेकिन निम्नलिखित को इसमें शामिल किया गया: भारत का लोकतांत्रिक स्वरूप, मौलिक अधिकार, संघीय ढांचा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, विधायिका और कार्यपालिका के बीच संतुलन। ये ऐतिहासिक मामला भारतीय कानून के आधार पर बन गया, जिसके आधार पर न्यायपालिका संसद द्वारा पारित किसी भी संशोधन को रद्द कर सकती है जो संविधान के मूल ढांचे के साथ टकराव में है। केशवानंद भारती केस का निर्णय भारतीय न्यायिक प्रणाली और संवैधानिक कानून में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इसने संसद की संशोधन शक्ति को सीमित कर दिया और संविधान के बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित की। इस निर्णय ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा की भूमिका को और मजबूत किया। इंदिरा सरकार ने 15 नवंबर 1971 को संविधान का 24वां संशोधन अधिनियम पारित किया। इस संशोधन का उद्देश्य था गोलकनाथ केस के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द करना। 24वें संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। 24वां संशोधन संसद के संविधान में संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकारों को कमजोर करने में सक्षम बनाता है और उसे संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन करने का अधिकार देता है। इसके अलावा जब राष्ट्रपति के समक्ष कोई संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो इसे अपनी सहमति देना अनिवार्य हो जाता है, यानी कि न्यायपालिका के भी हाथ बांध दिए गए इस संशोधन के साथ और संविधान के संशोधन शक्ति को संसद द्वारा जो संशोधन शक्ति थी वो बढ़ाया गया। 24वें संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने संविधान की सर्वोच्चता पर चल रही विवादास्पद बहस को एक सिरे से खत्म कर दिया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में कोर्ट ने अपने इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। ये निर्णय लगभग 800 पृष्ठों का है और पिछली शताब्दी का सबसे लंबा लिखा हुआ निर्णय है। इसने मूल संरचना सिद्धांत निर्धारित किया गया और जिसमें यह निहित है कि संविधान के कुछ मौलिक विशेषताओं को विधायिका द्वारा संशोधनों के माध्यम से नहीं बदला जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि हालांकि संसद के पास संविधान में संशोधन करने की व्यापक शक्तियां हैं, लेकिन वो संविधान की मूल संरचना या उसकी रूपरेखा को नहीं बदल सकता। 7-6 के फैसले द्वारा दिए गए बहुमत के फैसले में रेखांकित किया गया कि संविधान की सर्वोच्चता, कानून का शासन, सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत और प्रस्तावना या प्रेम्बल में बताए गए उद्देश्य जैसी कुछ मूलभूत विशेषताएं मूल संरचना का हिस्सा है और इन्हें निरस्त नहीं किया जाएगा। किस तरह से रहा ये पूरा फैसला, ये अपने आप में एक दिलचस्प कहानी है। देखिए इसमें भारतीय राजनीति के इतिहास में कई मौके ऐसे आए जिन्होंने देश की दशा और दिशा ही बदल दी। 1971 में रायबरेली के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी ने जीत हासिल की। उनकी जीत को उनके प्रतिद्वंदी राजनारायण ने चुनौती दी। भारतीय राजनीति के इतिहास में इस मुकदमे को इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण के नाम से जाना जाता है। 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले ने इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया। 12 जून 1975 की सुबह 10 बजे से पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट का कोर्ट रूम नंबर 24 खचाखच भर चुका था। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा पर पूरे देश की नजरें थी, क्योंकि वो राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी के मामले में फैसला सुनाने जा रहे थे। मामला 1971 के रायबरेली चुनावों से जुड़ा था। ये वही लोकसभा चुनाव था जिसमें इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी को जबरदस्त कामयाबी दिलाई थी। इंदिरा खुद रायबरेली से चुनाव जीती थी। उन्होंने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार राजनारायण को भारी अंतर से हराया था, लेकिन राजनारायण अपनी जीत को लेकर इतनी आश्वस्त थे
कि नतीजे घोषित होने से पहले ही उनके समर्थकों ने विजय जुलूस निकाल दिया था। जब परिणाम घोषित हुआ तो राजनारायण के होश उड़ गए। नतीजों के बाद राजनारायण शांत नहीं बैठे। उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने अपील की कि इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी और संसाधनों का दुरुपयोग किया है, इसलिए उनका चुनाव निरस्त कर दिया जाए। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ठीक 10 बजे अपने चैम्बर से कोर्ट रूम में आए। सभी लोग उठकर खड़े हुए। शुरुआत में ही उन्होंने साफ कर दिया कि राजनारायण की याचिका में उठाए गए कुछ मुद्दों को उन्होंने सही पाया है। इंदिरा गांधी की तरफ से अपील सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई। 22 जून 1975 को और वैकेशन जज जस्टिस V.R. कृष्ण अय्यर के सामने यह अपील आई। 24 जून 1975 को जस्टिस अय्यर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर स्थगन आदेश तो दे दिया, लेकिन ये पूर्ण स्थगन आदेश न होकर आंशिक स्थगन आदेश था। जस्टिस अय्यर ने फैसला दिया था कि इंदिरा गांधी संसद की कार्यवाही में भाग तो ले सकती हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकती। यानी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के मुताबिक इंदिरा गांधी की लोकसभा सदस्यता चालू रह सकती थी। संवैधानिक पीठ ने 7 नवंबर 1975 को अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने राजनारायण की दलील को बरकरार रखा और अनुच्छेद 329 ए के खंड 4 को असंवैधानिक घोषित कर दिया। मैथ्यू जे के शब्दों में अनुच्छेद 329 ए खंड 4 के संविधान के मूल ढांचे को नष्ट कर दिया है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने पाया कि 39वां संशोधन शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, क्योंकि इसने जानबूझकर न्यायिक कार्य को विधायिका के हाथों सौंप दिया। संशोधन अनुच्छेद 14 का भी उल्लंघन करता है, क्योंकि इसने कुछ सदस्यों के लिए दूसरों के खिलाफ असमानता पैदा की है। न्यायमूर्ति खन्ना ने पाया कि संशोधन स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के मानदंडों का उल्लंघन है। वहीं चीफ जस्टिस रे ने पाया कि संशोधन से बुनियादी तत्व कानून के शासन का उल्लंघन किया गया है। फैसले के अनुसार जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत अगले 6 सालों तक इंदिरा गांधी को लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहरा दिया गया। 25 जून को दिल्ली में जयप्रकाश नारायण की रैली रामलीला मैदान में हुई और इसी रैली के बाद इंदिरा गांधी ने आधी रात को देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। गौर करने की बात है कि केशवानंद भारती केस भी जमीन मामले से जुड़ा था। केरल के एक धार्मिक मठ के प्रमुख स्वामी केशवानंद भारती ने केरल सरकार के भूमि सुधार कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। ये मामला भारतीय संविधान के संशोधन के दायरे और सीमाओं पर केंद्रित था। सर्वोच्च न्यायालय की 13 न्यायाधीशों की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की, जो भारतीय न्यायिक इतिहास की सबसे बड़ी बेंच मानी गई। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें और बात करें इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस की, तो वो भी एक दिलचस्प केस है और उसमें कई अलग पहलू सामने आते हैं। 1977 के लोकसभा चुनाव में राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी की ऐतिहासिक चुनावी लड़ाई से भला कौन वाकिफ नहीं होगा। राजनारायण ने इंदिरा गांधी पर चुनाव के दौरान राज्य मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था और उसके बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा को दोषी पाया, जिसके आधार पर उन्हें तुरंत लोकसभा से बर्खास्त किया गया। उन्हें प्रधानमंत्री पद से भी हटने का आदेश दिया गया। केस सुप्रीम कोर्ट में गया, जहां अदालत ने उन्हें जमानत देकर संसद सदस्य के रूप में बहाल करने से इनकार कर दिया। इंदिरा ने हवा का रुख भांपा और आपातकाल घोषित कर दिया। इस दौरान इंदिरा गांधी ने अपनी स्थिति सुरक्षित करने और राजनीति से उन्हें हटाने से रोकने के लिए 39वें संशोधन अधिनियम को लेकर वो आई और 10 अगस्त 1975 को संविधान का 39वां संशोधन लागू किया गया, जिसके तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष
के चुनाव को अदालतों की जांच से परे रखा गया। यानी कि इन चुनावों पर अगर कोई कोर्ट में चुनौती दी गई है तो इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी। इसे 1975-1977 के आपातकाल के दौरान पारित किया गया और इसलिए ये संशोधन सबसे ज्यादा विवादास्पद संशोधन माना जाता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 39वें संशोधन को चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने 39वें संशोधन को अमान्य करार दिया और बुनियादी संरचना सिद्धांत को प्रतिपादित करके लागू किया। न्यायालय ने माना कि इस संशोधन ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत को कमजोर करके बुनियादी ढांचे का उल्लंघन किया है और इसलिए इस संशोधन को नहीं माना जा सकता। मिनर्वा मिल्स केस की शुरुआत कपड़ा उत्पादन मसले से हुई थी। मिनर्वा मिल्स बेंगलुरु के आसपास की एक कपड़ा मिल था। 1970 में केंद्र सरकार ने मिनर्वा मिल के उत्पादन में गिरावट के जवाब में उद्योग विकास अधिनियम 1951 की धारा 15 के तहत एक समिति बनाई। अक्टूबर 1971 में समिति ने अपनी रिपोर्ट संघीय सरकार को सौंप दी। उद्योग विकास अधिनियम 1951 के तहत स्थापित राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड को केंद्र सरकार ने मिनर्वा मिलों का प्रशासन अपने हाथ में लेने की अनुमति दे दी। अधिग्रहण को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई, लेकिन मामला खारिज कर दिया गया। निगम अदालत में फैसले को चुनौती देने में असमर्थ था क्योंकि 42वें संविधान संशोधन की धारा 4 समाजवादी कार्यक्रम को लागू करने के लिए की गई किसी भी कार्यवाही को न्यायिक समीक्षा से छूट देती है। परिणाम स्वरूप याचिकाकर्ता ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका प्रस्तुत करते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में 1976 के 42वें संविधान संशोधन की धारा 4 और 55 की वैधता को चुनौती दी गई। मिनर्वा मिल्स केस में मामले के महत्वपूर्ण मुद्दे थे। मिनर्वा मिल्स केस के मुख्य मुद्दे के संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 4 और 5 संवैधानिक है। क्या अनुच्छेद 368 के खंड 4 और 5 संवैधानिक रूप से वैध हैं? सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने तर्क दिए, वो थे मिनर्वा मिल्स केस में याचिकाकर्ता के तर्क। संविधान में संशोधन करने की संसद की क्षमता सीमित है। संविधान में अंतर्निहित बाधाएं हैं जो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन के दायरे को सीमित करती हैं। अनुच्छेद 368 का उद्देश्य संविधान में इस प्रकार संशोधन करना है कि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन न हो। संविधान के अनुसार राज्य को कानून बनाते समय राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों पर विचार करना आवश्यक है। निर्देशक सिद्धांतों को केवल कानूनी तरीकों से ही अंजाम दिया जा सकता है। संसद निर्देशक सिद्धांतों के लिए भाग 3 के मौलिक अधिकारों की अनदेखी नहीं कर सकती। लोकतांत्रिक राज्य में जब 42वें संशोधन की धारा 55 में उल्लेखित कानून पारित किए जाते हैं तो लोकतंत्र विफल होगा। तमाम पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स केस में अपना फैसला सुनाया। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति NL उंटावालिया, न्यायमूर्ति AC गुप्ता और न्यायमूर्ति PS कैलाशम सहित अधिकांश न्यायाधीशों ने ये फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति PN भगवती ने असहमति जताते हुए अपनी राय लिखी। मिनर्वा मिल्स केस का फैसला भाग 3 और 4 हमारे भारतीय संविधान की पहचान, संविधान की स्थापना, मूल अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन के आधार पर की गई है। संसद निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। संशोधन तभी हो जब संविधान के मूल ढांचे को आघात न पहुंचे। संसद को संविधान की मौलिक संरचनात्मक अवधारणा को खतरे में डाले बिना संविधान में परिवर्तन करने का अधिकार है। संसद द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते वे मूल संरचना के अनुरूप हों। न्यायिक समीक्षा को सीमित करने वाली धारा को न्यायालय ने खारिज कर दिया। मिनर्वा मिल्स मामले ने भविष्य के संवैधानिक मामलों के लिए एक मिसाल कायम करने में मदद की। इस मामले ने भविष्य में मौलिक अधिकारों के और अधिक दुरुपयोग को रोकने में मदद की। केस ने न्यायपालिका के हाथ मजबूत किए और कार्यपालिका को संविधान संशोधन के दुरुपयोग से रोका।
उधर केशवानंद फैसले से यह भी परिभाषित किया गया कि भूमि सुधार और किसानों को बड़ी भूमि का पुनर्वितरण करने के लिए संसद किस हद तक संपत्ति के अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकती है। कोर्ट ने पिछले निर्णयों को खारिज किया जिसमें कहा गया था कि संपत्ति के अधिकार को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। ये मामला संविधान में संशोधन करने की शक्ति की सीमाओं से संबंधित मामलों के कई केसों की परिणति रही। उधर अगर संविधान का 42वें संशोधन की हम बात करें तो 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी शासन के दौरान ही लागू किया गया। 42वें संशोधन की धारा 4 ने भारतीय संविधान के भाग 3 में जिसका जिक्र हुआ है मौलिक अधिकारों पर संविधान के भाग 4 में व्यक्त राजनीति के निदेशक तत्वों यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को प्राथमिकता देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 31C में संशोधन किया। 1980 में मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में 42वां संविधानिक संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। मिनर्वा मिल्स में ये फैसला सुनाते हुए न्यायालय ने 42वें संशोधन के कुछ हिस्सों को रद्द करके बुनियादी संरचना सिद्धांत को फिर से मजबूत किया। संशोधन में न्यायिक समीक्षा को सीमित करने और संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति का विस्तार करने का प्रयास किया गया था। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि संशोधन ने शक्ति संतुलन और न्यायिक स्वतंत्रता को बाधित करके बुनियादी ढांचे का फिर उल्लंघन किया है। इसके साथ ही आखिरकार ये तय हुआ कि संविधान के बुनियादी ढांचे या मूल तत्वों में संशोधन संसद नहीं कर सकती है। तो कुल मिलाकर देखें तो गणतंत्र के 3 स्तंभ कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका एक साथ और स्वतंत्र रूप से काम करती हैं और बिना टकराए, लेकिन जब वो आपस में टकराते हैं तो लोकतंत्र को नुकसान होता है। संविधान में न्यायपालिका को संविधान का सिर्फ संरक्षक ही नहीं माना गया बल्कि न्यायपालिका को स्वतंत्रता भी दी गई कि वो अपना कार्य बिना किसी दबाव के बखूबी निभा सके। इतिहास के पन्नों पर जब हमने नजर डाली है तो साफ देखा है कि सरकारों ने अपने अपने तरीके से अपनी अपनी तरह से संविधान को अपने निहित स्वार्थ के लिए बदलना चाहा, लेकिन न्यायपालिका के सामने उनकी एक न चली। इसी क्रम में बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट भी प्रतिपादित किया गया जो कि न्यायपालिका और संविधान के लिए सुरक्षा कवच जैसा है। अंत में हम यही कहेंगे कि न्यायपालिका को अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने से बचना चाहिए और खुद को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाने के लिए आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। ये समय की मांग है। सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों को इस प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और मजबूत बनाने के लिए कुछ खास करना होगा। सिस्टम को योग्यता के आधार पर सर्वश्रेष्ठ संभावित उम्मीदवारों का चयन करना चाहिए जो कि संविधान और लोकतांत्रिक परंपराओं को अक्षरशः और उसकी भावना को बनाए रखे। वैसे इतिहास से एक बात तो सीखी ही जा सकती है, वो ये कि अगर न्यायपालिका मजबूत और सतर्क रहे तो संविधान सुरक्षित रहेगा, लोकतंत्र बचा रहेगा। इसी उम्मीद में आज बस इतना ही। नमस्कार।